Welcome students to new academic year 2020-21. Now you all are in standard 8th. Today we are going to start Hindi subject. So let's start with full energy and fresh mind. तो चलो हम लोग देख लेते हैं, व्याकरण से शुरुआत करते हैं। और व्याकरण का पहला पार्ट है जो है व्याकरण का पहला पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, वो है विराम चिन्ह। तो लेट्स स्टार्ट विराम चिन्ह। पहले हम लोग इस सेंटेंस में पढ़ती हूँ, तो ध्यान से सुन लीजिए। पता लगाओ यह किसकी बारात है। पुस्तक के चित्र बहुत सुंदर है। बाप रे कितना बड़ा सांप है। बाप रे कितना बड़ा सांप है। इन वाक्यों में आए हुए विशेष चिन्हों पर ध्यान दीजिए। जैसे ये चिन्ह है प्रश्न चिन्ह, अल्प विराम, पूर्ण विराम है। यहाँ पर विस्मय सूचक चिन्ह है, यहाँ पर पूर्ण विराम है। तो व्याकरण में इन चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य पढ़ते समय तथा लिखते समय कहाँ रुकना है, कितना रुकना है, यह सूचित करना तथा वाक्य के भाव को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हम प्रमुख विराम चिन्हों के बारे में चर्चा करेंगे। हमें वैसे विराम चिन्ह बहुत सारे हैं, लेकिन हमें कक्षा 8वीं में विराम चिन्ह पढ़ने के लिए सिर्फ 8 ही है, और एक हम लोग ज़्यादा देख लेंगे, वो है अल्प विराम। जैसे मैं आगे पढ़ाते जाऊंगी आपको बताते जाऊंगी। तो चलो विराम चिन्ह में इसकी डेफिनेशन तथा परिभाषा छिपी हुई है। जैसे विराम और चिन्ह, विराम का शाब्दिक अर्थ है रुकना और चिन्ह का अर्थ है निशान। उसकी परिभाषा इस तरह से है, अपने भावों और विचारों को लिखित रूप प्रदान करते हुए चिन्हों का प्रयोग होता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। भाषा तथा व्याकरण में विराम चिन्हों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इनका प्रयोग वक्ता के भाव को स्पष्ट व प्रभावशाली बनाता है। इन चिन्हों का स्थान बदल देने से वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। तो इन वाक्यों के द्वारा हम लोग देख लेते हैं कि विराम चिन्ह के कारण वाक्य के अर्थ में किस तरह से परिवर्तन हो जाता है। तो पहला सेंटेंस है यहाँ पर रो मत हंसो। दूसरा सेंटेंस है रो मत हंसो। यहाँ पर मैंने रो मत के बाद यहाँ पर अल्प विराम आ गया है, और अगले वाक्य में रो के बाद अल्प विराम आ गया है। तो दोनों वाक्य सिर्फ विराम चिन्ह के बदलने से वाक्य का अर्थ पूरी तरह से बदल गया है। जैसे पहले वाक्य में रो मत हंसो, मतलब रोना नहीं है, हंसने के लिए कहा है। तो दूसरा वाक्य जो है रो मत हंसो, मतलब रोने के लिए कहा है, रो मत हंसो रोने के लिए कहा है और हंसने के लिए मना किया है। दोनों वाक्यों में केवल विराम चिन्ह का स्थान परिवर्तित करने से वाक्य के अर्थ में भी परिवर्तन आ गया है। अपने विचारों और भावों को सही रूप में व्यक्त करने के लिए विराम चिन्हों की जानकारी होना अति आवश्यक है। तो चलो देख लेते कि हिंदी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह किस तरह से है। तो यहाँ पर उनके नाम लिखे हैं और विराम उनके चिन्ह किस तरह से, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो पहला है पूर्ण विराम, दूसरा है उसका चिन्ह इस तरह से है, दूसरा है अर्धविराम, तीसरा है प्रश्न सूचक चिन्ह, चौथा है योजक चिन्ह, 5 नंबर का है विस्मय सूचक चिन्ह, 6 नंबर का है इकहरा उद्धरण चिन्ह, अगला है 7 नंबर का दोहरा उद्धरण चिन्ह, उसका चिन्ह इस तरह से लिखा जाता है। 8 नंबर का है निर्देशक चिन्ह, उसका चिन्ह इस तरह से लिखा जाता है। और हमें पढ़ने के लिए 8वीं कक्षा में सिर्फ 8 ही विराम चिन्ह आ गए हैं, लेकिन 9वां यहाँ पर हम लोगों ने एक्स्ट्रा लिया है, वो है अल्प विराम, क्योंकि ज़्यादातर ये चिन्ह जो है व्याकरण में तथा हमारे लिखित रूप में ज़्यादा मात्रा में उसका उपयोग हो जाता है। तो चलो देख लेते हैं हम लोग कि चिन्हों की परिभाषा तथा विराम चिन्हों के भेद, उनकी परिभाषाएं और उनके उदाहरण। चलो तो पहला विराम चिन्ह हम लोग देख लेते हैं, वो है पूर्ण विराम चिन्ह। उसका चिन्ह इस तरह से लिखा जाता है और वो आप सभी को अच्छी तरह से पता भी है। तो उसकी परिभाषा है कि पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता है उसे वहाँ पर पूर्ण विराम दिया जाता है। और पूर्ण विराम चिन्ह मतलब
जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है तथा जहाँ पर वहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह नहीं दिया जाता। तो जैसे उदाहरण है, लड़का खेल रहा है, यहाँ पर वाक्य का अर्थ पूरा हो गया है और वाक्य का अर्थ पूरा होने के बाद तथा पढ़ते समय यहाँ पर वाक्य समाप्त हो गया, तो यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह दिया गया है। दूसरा उदाहरण है, हम बाजार जाएंगे, तो वाक्य यहाँ पर समाप्त हो गया, तो यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग किया गया है। दूसरा विराम चिन्ह है अर्धविराम। अर्धविराम चिन्ह वो इस तरह से लिखा जाता है, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि उसके पहले अल्प विराम चिन्ह का ये है चिन्ह हम लोगों ने अभी यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है, उसके बारे में मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर लूँगी। तो अर्धविराम चिन्ह मतलब जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक देर रुकना हो और पूर्ण विराम से कम रुकना हो, तो वहाँ पर अर्धविराम चिन्ह दिया जाता है। जैसे अब खूब मेहनत करो, परीक्षा शुरू होने वाली है। दूसरा है, गांधी जी नहीं रहे, वे अमर हो गए। मतलब हम लोग अल्प विराम से कम और अल्प विराम से ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम यहाँ पर रुके हैं, तो यहाँ पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग हम लोगों ने यहाँ पर किया है। अगला विराम चिन्ह है प्रश्न सूचक चिन्ह। उसका चिन्ह इस तरह से लिखा जाता है, प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में यह चिन्ह लगाया जाता है। बस जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे आप कहाँ रहते हो, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, तो वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह दिया गया है। दूसरा सेंटेंस है, क्या तुम बनारस जा रहे हो, यहाँ पर भी प्रश्न पूछा गया है, तो इसके अंत में यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह दिया गया है। चौथा है योजक चिन्ह। यहाँ पर इस तरह से छोटा सा डैश मैंने यहाँ पर किया है, तो इस तरह से योजक चिन्ह लिखा जाता है। तो योजक चिन्ह का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे इसने श्री रामकृष्ण जैसे सपूतों को जन्म दिया, तो राम और कृष्ण इन दो शब्दों के बीच में मैंने यहाँ पर ये जो डैश दिया है तथा ये जो चिन्ह लिखा है, इसे ही योजक चिन्ह कहा जाता है। अगला उदाहरण है कि नदी कलकल कर बहती है, तो कलकल ये शब्द योजक चिन्ह के द्वारा जोड़ दिया गया है। पांचवा है विराम चिन्ह विस्मय सूचक चिन्ह। वो इस तरह से लिखा जाता है। तो विस्मय सूचक चिन्ह कहाँ उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर कि जहाँ आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के बाद विस्मय सूचक चिन्ह का उपयोग वाक्य में किया जाता है। जैसे वाह क्या सुंदर दृश्य है, तो वाह के बाद यहाँ पर विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग हो गया है। दूसरा उदाहरण है, आहा माँ गुलाब जामुन लाई है। आहा के बाद यहाँ पर विस्मय सूचक चिन्ह लगाया गया है। मतलब इन चिन्हों के पहले जो शब्द आ गए हैं वो किसी तरह के आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को प्रकट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग हो गया है। अगला विराम चिन्ह है इकहरा उद्धरण चिन्ह। तो इकहरा उद्धरण चिन्ह इस तरह से लिखा जाता है जिसे हम लोग इंग्लिश में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। उसका डेफिनेशन है, किसी व्यक्ति के नाम, उपनाम, किसी पुस्तक का नाम तथा सुविचार लिखते वक्त भी हम लोग इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे राजनीति का विज्ञान इस देश के वेद है। यहाँ पर राजनीति का विज्ञान यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा तथा इकहरा उद्धरण चिन्ह का उपयोग हो गया है, तथा यहाँ पर वेद शब्द के यहाँ पर भी इकहरा उद्धरण चिन्ह का उपयोग हो गया है। दूसरा वाक्य है तथा दूसरा सेंटेंस है, एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। तो यहाँ पर भी सुविचार के वक्त यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा तथा इकहरा उद्धरण चिन्ह का उपयोग हो गया है। अगला विराम चिन्ह है दोहरा उद्धरण चिन्ह, जिसे डबल इन्वर्टेड कॉमा हम लोग कहते हैं। तो दोहरा उद्धरण चिन्ह का उपयोग कहाँ किया जाता है कि जब किसी का डायलॉग जो, तो मतलब किसी के कथन को तथा किसी की बात को जो का त्यों जैसे कि वैसा ही लिखना होता है, तथा जहाँ हम लोग लिखते हैं वहाँ पर दोहरे उद्धरण चिन्ह का उपयोग कर जाते हैं तथा करते हैं। जैसे
मैंने कहा मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। तो मैंने जो कहा है वो बात जैसे कि वैसे वहाँ पर जब लिखनी है तो इस चिन्ह का उपयोग वहाँ पर मैंने किया है। अगला है अनुराग जी कैसे आना हुआ, मतलब किसी ने पूछा है तो उनकी कही गई बात वैसी की वैसी यहाँ पर लिखने के लिए इस दोहरे उद्धरण चिन्ह का उपयोग हम लोगों ने कर लिया है। अगला विराम चिन्ह है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह इस तरह से लिखा जाता है कि जो योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है और निर्देशक चिन्ह से योजक चिन्ह छोटा होता है। दोनों में डिफरेंस अच्छी तरह से याद रखना है कि योजक चिन्ह छोटा होता है और निर्देशक चिन्ह उससे थोड़ा बड़ा होता है। निर्देशक चिन्ह का उपयोग किया जाता है कि उदाहरण देने से पूर्व या अपनी बात स्पष्ट करने के लिए निर्देशक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे पिताजी पढ़ाई कैसी चल रही है, मतलब पिताजी पूछ रहे कि पढ़ाई कैसी चल रही, तो यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का उपयोग किया गया है। दूसरा है कि सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा, तो यहाँ पर भी मतलब ये निर्देश कि सच ही कहा है, किसने सच कहा है, तो किसी ने तो कहा है कि बुरे काम का बुरा नतीजा, तो ये अपनी बात स्पष्ट करने के लिए तथा उदाहरण देने के लिए इस निर्देशक चिन्ह का उपयोग किया गया है। अगला विराम चिन्ह है अल्प विराम, जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक में नहीं दिया है आपको पढ़ने के लिए, फिर भी हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया है क्योंकि इसका उपयोग ज़्यादातर किया जाता है और हमें अच्छी तरह से इसका उपयोग तथा ये चिन्ह पता होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया है। तो अल्प विराम मतलब पढ़ते अथवा लिखते समय थोड़ी देर रुकने के लिए इस चिन्ह का तथा अल्प विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। मैंने अर्धविराम चिन्ह के वक्त आप लोगों को बताया था कि अल्प विराम से ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम जहाँ रुकना होता है वहाँ अर्धविराम का उपयोग किया जाता है। तो अल्प विराम मतलब अर्धविराम से भी जब कम जहाँ पर रुकना होता है तो वहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे सहयोग मन वचन कर्म इन तीनों से होता है, तो यहाँ पर अलग अलग शब्द, ये जो शब्द है इसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा रुकने के लिए मैंने यहाँ पर हम लोगों ने अल्प विराम चिन्ह का उपयोग कर लिया है। दूसरा उदाहरण है, एक वीर पुरुष में साहस धैर्य अनुशासन आदि गुण होने चाहिए। तो अलग अलग ये जो गुण है यहाँ पर भी अल्प विराम चिन्ह का उपयोग आ गया है। तो इस तरह से अलग अलग विराम चिन्हों के द्वारा हम लोग पढ़ते तथा लिखते वक्त कहाँ रुकना है कितना रुकना है इसके लिए इन चिन्हों का उपयोग कर लेते हैं। इस तरह से हम लोगों ने आज विराम चिन्ह किसे कहा जाता है, उनके भेद तथा उनके नाम और उनके चिन्ह देख लिए। तो आप लोगों को ये पूरे विराम चिन्ह की परिभाषाएं तथा ये जो चार्ट है क्लास वर्क नोटबुक में तथा हिंदी की नोटबुक में पूरी तरह से लिखना है। धन्यवाद।